हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एवरीथिंग इज स्टॉक मार्केट चैनल पर। आज हम बात करने वाले हैं एक और नए आईपीओ के बारे में। जैसा कि आपको पता है कि मार्केट में अभी तेज़ी का माहौल चल रहा है, यानी ऑल टाइम हाई पर मार्केट चल रहा है। और ऑल टाइम हाई पर जब भी मार्केट रहता है तो आईपीओस लगातार आते रहते हैं। सारी कंपनियां अपने आप को लिस्ट करवाने में, जो कंपनियों ने भी लिस्ट करवाने की लाइन लगी रहती है, वो तेज़ी वाले मार्केट में ही रहती है। तो रियल इस्टेट वाली एक और कंपनी अर्कडे डेवलपर्स का आईपीओ अभी आया है, उसी के बारे में हम चर्चा करने वाले हैं इस वीडियो में। तो दोस्तों इस वीडियो में हम आईपीओ की लेटेस्ट जीएमपी जो चल रही है वो देखेंगे। एंकर लिस्ट के बारे में चर्चा करेंगे कि एंकर लिस्ट ठीक ठाक है या कैसी है। कंपनी की सारी डिटेल, जिसमें कंपनी क्या काम करती है, कौन से सेक्टर से है और उसका फ्यूचर क्या रहने वाले हैं, वो सारी चीज़ें देखेंगे। फाइनेंशियल एंड फंडामेंटल देखेंगे, कंपनी लॉस में है, प्रॉफिट में है, उसके ऊपर कर्जा कितना है, और आईपीओ की सारी डिटेल, यानी कब से आईपीओ चालू होने वाला है और लास्ट डेट क्या है, और अप्लाई इसमें हमको करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, और करें तो लिस्टिंग गेन के लिए या लॉन्ग टर्म के लिए करें। और इसके जो कॉम्पिटिटर है वो भी हम आपको इस वीडियो में बताएंगे, तो वीडियो में लास्ट तक बने रहिए। तो दोस्तों, कंपनी का नाम है अर्कडे डेवलपर्स। कंपनी रियल इस्टेट यानी कि बिल्डिंग बनाने वाली कंपनी, यानी रियल इस्टेट वाली कंपनी है। और इसका मेनली फोकस जो है वो रिहायशी घर बनाने, यानी कि रेसिडेंशियल घर, जो रहने वाले घर हैं उनको बनाने में इनका ज़्यादा फोकस रहता है। महाराष्ट्र की मुंबई बेस्ड कंपनी है और इनका पूरा का पूरा फोकस ज़्यादातर मुंबई में ही देखने को मिलता है। मुंबई में आपको पता भी होगा, मुंबई, पुणे, बेंगलोर जैसी सिटीज़ में ओबरॉय रियलिटी, गोदरेज प्रॉपर्टीज़ और लोधा बिल्डर्स यानी कि माइक्रोटेक डेवलपर्स जैसी कंपनियां काम कर रही हैं। ये कंपनी का मेन काम रेसिडेंशियल बिल्डिंग यानी रिहायशी घरों को बनाना, मतलब लैंड खरीद के बनाना और उनको रीडेवलपमेंट करना, यानी कि कोई पुरानी बिल्डिंग है तो उसको फिर से रिकंस्ट्रक्शन यानी तोड़ के फिर से नया बनाना, इसका मेन काम है कंपनी का। कंपनी का मेन काम आप ऐसे समझ सकते हैं कि बिल्डिंग बनाकर उनको बेचना ही कंपनी का मेन काम है। 2017 से और 2024 क्वार्टर वन के बीच में कंपनी ने 1220 यूनिट बनाई। 1220 यूनिट यानी कि 1220 घर कंपनी ने बनाए, जिसमें से 1045 यूनिट इन्होंने सोल्ड कर दिए, यानी कि बेचे। जिसमें से कुछ रह जाते हैं क्योंकि किसी को पसंद आए, किसी को नहीं आए, तो कंपनी ने इस टाइप के प्रोजेक्ट जो है बनाए। अब कंपनी के पास फ़िलहाल में 30 जून 2024 की रिपोर्ट के अनुसार 201 परमानेंट एम्प्लॉई हैं, यानी कि 201 एम्प्लॉई की इनकी परमानेंट एम्प्लॉई की टीम है। और 850 एम्प्लॉई ऐसे हैं जो कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे काम करते हैं, यानी 1100 की आप टीम इनकी कह सकते हैं कि 1100 की इनकी टीम है। तो दोस्तों, कंपनी के बारे में पता चल गया, आपको समझ में आ ही गया होगा, रियल एस्टेट वाली कंपनी है। अब आगे बात करते हैं आईपीओ की डिटेल। तो 16 सितंबर से आईपीओ ओपन होने वाला है। यहाँ पर आप देखेंगे 16 सितंबर से आईपीओ ओपन होगा और 19 तारीख तक आप इसमें आईपीओ में ख़रीदारी कर सकते हैं। इसकी फेस वैल्यू 10 की रखी गई है, तो इसमें आपको स्प्लिट भविष्य में मिल सकता है। जैसे अभी RITES का रिट्स का स्प्लिट अनाउंस हुआ है, मतलब एक के बदले एक शेयर वाला, तो यहाँ पर 10 का इनका पर वैल्यू शेयर का फेस वैल्यू है, तो इसमें स्प्लिट की गुंजाइश है। 121 से 128 रुपये की इसका प्राइस बैंड रखा गया है, लेकिन आप 128 ही मानकर चले, क्योंकि जिस आईपीओ की डिमांड ज़्यादा होती है, इस आईपीओ की डिमांड ज़्यादा है, उसमें प्राइस बैंड जो हाई रहता है उसी पे शेयर अलॉट होते हैं। 110 शेयर का ये लॉट है, मतलब 110 शेयर आपको कम से कम खरीदने, उससे ज़्यादा आप जितने भी खरीद सकते हैं। 410 करोड़ का ये आईपीओ है, यानी कि छोटा ही आईपीओ है, कोई ज़्यादा बड़ा आईपीओ नहीं है। और सारा का सारा जो आईपीओ है वो फ्रेश इशू में जाने वाला है। फ्रेश इशू का मतलब होता है कि 410 करोड़ जो कंपनी आईपीओ से जुटाएगी, वो सारा का सारा पैसा कंपनी अपने काम में लगाएगी। इसमें से कोई भी प्रमोटर अपनी होल्डिंग नहीं बेच रहे हैं। तो सबसे अच्छी और सबसे बेहतरीन बात यही है कि 410 करोड़ रुपए जो आने वाले हैं वो सारे के सारे कंपनी को यूज़ होने वाले हैं। NSE और BSE दोनों पे आईपीओ लिस्ट होगा। अब इसमें आगे देखें तो कंपनी 16 से 19 के बीच में आप खरीद सकते हैं, 16 से और 19 के बीच में। अब यहाँ पर एक आपको जानकारी मैं दे दूँ कि
यहाँ पर फेड की मीटिंग होने वाली है अमेरिका में। फेड की मीटिंग यानी कि FOMC की बैठक होने वाली है 17 और 18 को, जिसका 18 को आउटकम आने वाला है। तो इसकी GMP जो भी चल रही होगी आज की डेट में, वो GMP इस फेड की मीटिंग से प्रभावित भी हो सकती है, क्योंकि IPO की जो डेट है वो 16 से लेकर 16 से 19 तक आप IPO अप्लाई कर सकते हैं। और इसकी जो लिस्टिंग डेट आप यहाँ पर देखेंगे 24 तारीख को इसकी लिस्टिंग डेट है। तो 18 तारीख को फेड की मीटिंग का आउटकम आने वाला है, तो इस पर भी ध्यान देकर चलेंगे। अप्लाई करना है नहीं करना है वो सोच समझ कर आप चलेंगे, क्योंकि अगर फेड की मीटिंग में निगेटिव कुछ आता है तो भारतीय बाज़ार पे भी असर होगा और IPO की GMP वगैरह भी गड़बड़ हो सकती है। ये एक पॉइंट था, मैंने आपको बीच में बता दिया। अब यहाँ पर बेसिक अलॉटमेंट यानी कि 20 तारीख को आपको पता चल जाएगा। 19 तक आप पैसा लगाएंगे, 20 को पता चल जाएगा IPO मिला कि नहीं मिला। जिसको भी IPO नहीं मिलेगा तो बीच में सैटरडे और संडे आ जाएगा। इसके बाद मंडे को 23 तारीख को पैसा मिलेगा। मतलब ये IPO 16 से लेकर और 24 तक काफ़ी लंबा टाइम लेने वाला है। वैसे तो आजकल IPO टाइम नहीं ले रहे हैं, फिर भी इसमें बीच में हॉलीडेज़ वगैरह आ जा रहे हैं तो टाइम लग जा रहा है। और 24 तारीख को सुबह इसकी 10 बजे 10 AM पे लिस्टिंग हो जाएगी। यहाँ पर आप 19 तारीख को शाम को 5 बजे तक ही ख़रीदारी कर सकते हैं। तो शाम को 5 बजे तक का इंतज़ार ना करें। अगर आपको वीडियो के बाद अच्छा लगता है या आप अपनी रिस्क पे ख़रीदते हैं तो फिर जल्दी ही ख़रीदारी कर सकते हैं। अब यहाँ पर आप देखेंगे कि इसमें एंकर इन्वेस्टर के लिए 30% का रिजर्व पोर्शन रखा गया है, QIBs के लिए 20% का, NIIs के लिए 15% का और रिटेल कैटेगरी जैसे हम लोग को 35% का यहाँ पर पोर्शन दिया गया है। तो इस प्रकार 100% शेयर यहाँ पर कंपनी ने इस प्रकार बांटे हैं। रिटेल वालों के लिए अच्छा पोर्शन रखा गया है, 35% पोर्शन रखा गया है, तो मिलने की उम्मीद उससे बढ़ जाती है। कोई कोई कंपनी में 15 या 20% का रिटेल पोर्शन रहता है। रिटेल वाले कम से कम एक लॉट यानी कि 14,080 रुपये से आपको अप्लाई कर सकते हैं कम से कम, जिसमें 110 शेयर का एक लॉट आपको मिलेगा। मैक्सिमम रिटेल कैटेगरी में 1,97,000 की खरीदी कर सकते हैं यानी 14 लॉट। और फिर उसके बाद स्मॉल HNI और बिग HNI में भी खरीदी हो सकती है। 10 लाख तक आप इसमें खरीदी कर सकते हैं। यहाँ पर आप देखेंगे कि प्रमोटर की अभी होल्डिंग जो है वो 86% के लगभग है। मिस्टर अमित जैन की होल्डिंग, मिस्टर अमित जैन कंपनी के प्रमोटर हैं जिनकी होल्डिंग 86% है, जो कि IPO आने के बाद यहाँ पर लगभग 71% की होल्डिंग बच जाएगी। बाकी जो है सारा का सारा पब्लिक या फिर FIIs या DIIs के पास होल्डिंग चली जाएगी। अब यहाँ पर हम बात करते हैं फाइनेंशियल और फंडामेंटल की। तो दोस्तों यहाँ पर फाइनेंशियल और फंडामेंटल देखेंगे तो इसके जो ईयर ऑन ईयर नंबर दिए हुए हैं 2022, 23, 24 के मार्च के 370 करोड़ का जो एसेट्स था वो बढ़कर अभी एक साल बाद 555 फिर 575 करोड़ का हो गया है। यहाँ पर पैट देखेंगे यानी रेवेन्यू के बाद, और प्रॉफिट आफ्टर टैक्स अगर देखें तो 50 का था वो 50 का था 122 का हो गया है। रिजर्व एंड सरप्लस भी यहाँ पर देखेंगे 147, 198, 171 का हो गया है। तो रेवेन्यू और प्रॉफिट मार्जिन में अगर हम देखें तो यहाँ पर 20% का लगभग प्रॉफिट मार्जिन निकल के आता है, जो कि काफ़ी अच्छा है। 20% ये कमाई करती है। और कर्जा इनके ऊपर देखें तो 64 करोड़ 150 करोड़ और 70 करोड़ रुपए का कर्जा है। यानी कि इनके डेप्ट इक्विटी रेशियो देखा जाए तो 0.21 है, जो कि 0.50 से कम है, तो काफ़ी अच्छा है। और यहाँ पर बोरोइंग की बात है तो एक कंपनी काम करती है रियल एस्टेट में, और रियल एस्टेट में कंपनियों के ऊपर भारी कर्जा होता है, फिर भी इनके ऊपर बहुत कम कर्जा है, तो ये काफ़ी अच्छी बात है। लेकिन एक बात यह है कि 410 करोड़ रुपए का जो है IPO लेके आए हैं, वो सारा का सारा पैसा कंपनी के काम में तो यूज़ होने वाला है, लेकिन यहाँ पर कर्जा 1 रुपये का भी नहीं चुकाया जाएगा। ये बात आपको ध्यान रखनी है। कंपनी का जो साइज़ है वो यहाँ पर आप देखेंगे 2376 करोड़ रुपए की अभी ये कंपनी का मार्केट कैपिटलाइजेशन है। तो यहाँ पर आप बोल सकते हैं कि स्मॉल कैप टाइप की कंपनी है, और स्मॉल कैप टाइप की कंपनियों का चार्ट पैटर्न आपको पता है कैसा होता है। स्मॉल टाइप की कंपनियों का चार्ट पैटर्न में बहुत फ्लक्चुएशन होता है, तो इस बात को आपको आगे लेकर चलना है जब इसमें आप लॉन्ग टर्म के लिए अप्लाई करें। तो यहाँ पर आपको कंपनी के कुछ और फंडामेंटल वगैरह देख सकते हैं। डेप्ट इक्विटी रेशियो 0.21 का है, जैसे मैंने आपको पहले बताया था। ROE यहाँ पर आप देख पाएंगे 46.90 की, ROC भी अच्छी है। और यहाँ पर पैट मार्जिन यानी कि प्रॉफिट आफ्टर टैक्स मार्जिन इनका है 20% के लगभग है, वो भी मैंने आपको पीछे बताया था।
अब यहाँ पर इन्होंने 2 पॉइंट दिए हैं कि आईपीओ लेके क्यों आ रहे हैं, मतलब इनको 410 करोड़ रुपए की ज़रूरत क्यों है। तो इनका कहना यहाँ पर फर्स्ट पॉइंट में है कि इनके जो प्रोजेक्ट चल रहे हैं, डेवलपिंग के काम चल रहे हैं, उसमें ये यूज़ करेंगे, और दूसरा कोई रियल एस्टेट की लैंड वगैरह के लिए और जनरल कॉरपोरेट पर्पज़ के लिए ये यूज़ करेंगे, इनका ऐसा। तो दोस्तों अब यहाँ पर 16 तारीख को ये वीडियो बन रहा है, तो एक दिन इस आईपीओ में जा चुका है। अब बचे हैं 2-3 दिन, यहाँ पर 19 तारीख तक का टाइम है। तो अब ये पहले दिन इसको सब्सक्रिप्शन हुआ है आईपीओ, तो देखेंगे कि QIBs के टाइम पर QIBs ने इसको 0.25 गुना सब्सक्राइब किया है, NIIs ने 8.4 गुना सब्सक्राइब किया है, और रिटेल वालों ने सबसे ज़्यादा 8.75 गुना यहाँ पर सब्सक्राइब किया है। तो टोटल अगर आईपीओ देखें तो यहाँ पर 6.31 गुना ये आईपीओ सब्सक्राइब हो गया है। अब हम बात करते हैं कि हमको ये अप्लाई करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए, और लिस्टिंग गेन या लॉन्ग टर्म के लिए अप्लाई करें। सबसे पहले GMP की अगर हम बात करें तो GMP इसकी चल रही है 47% की इसकी GMP चल रही है। 47 का मतलब यहाँ पर 60 रुपये पर शेयर की GMP चल रही है, और 110 शेयर का ये लोट है, तो लगभग 6600 रुपये की यहाँ पर GMP चल रही है। बट दोस्तों मैंने आपको एक पॉइंट पहले भी बताया था, बीच में FOMC की बैठक है अमेरिका में, तो उसके आउटकम के ऊपर भी ये GMP डिपेंड करती है ऊपर या नीचे जाने की, तो इस बात को ध्यान में रखेंगे। एंकर लिस्ट की अगर हम बात करें तो एंकर लिस्ट में कोई 1-2 बड़े नाम हैं, बाकी एंकर लिस्ट ठीक ठाक है, कुछ ज़्यादा हाईली बड़े नाम तो अब नहीं इसमें जुड़े हैं। प्रॉफिट में कंपनी है ही, लॉस मेकिंग तो कंपनी है नहीं। पी की जो अगर हम बात करें तो इसके पी 16 का निकल के आता है, मैंने पढ़ा है इसके बारे में, पढ़ा है 16 का पी इसमें निकल कर आता है। जबकि इनके जो कॉम्पिटिटर हैं, जैसे मुंबई, दिल्ली, बेंगलोर में इनके कॉम्पिटिटर ओबरॉय रियलिटी, गोदरेज प्रॉपर्टीज़, माइक्रोटेक डेवलपर्स यानी कि लोधा बिल्डर्स जैसे इनके जो कॉम्पिटिटर हैं, उनकी जो पी है वो 40 से और 100 के बीच में निकल के आती है। तो पी वाइज इनकी वैल्यूएशन काफ़ी सही है, वैल्यूएशन एकदम फेयर वैल्यूएशन है, वैल्यूएशन पे इस पे आप आगे जा सकते हैं। और इसमें एक अच्छी बात यह है कि सेक्टर इंफ्रा वाला है, इंफ्रा के सेक्टर को अभी गवर्नमेंट भी सपोर्ट कर रहा है। यहाँ पर आपने सुना भी होगा हर व्यक्ति को या हर परिवार को घर के बारे में। तो इसमें पर्सनली अगर देखा जाए तो इसकी GMP अच्छी है, तो मैं इसमें पर्सनली लॉन्ग टर्म और लिस्टिंग गेन दोनों के लिए अप्लाई कर रहा हूँ। लेकिन आप अपना रिस्क और अपना एनालिसिस लगा कर ही इसके बारे में सोचें। धन्यवाद।